नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। जनपद आजमगढ़ में 4 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव के समापन पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सम्मिलित हुए, जहां सांसद निरहुआ की तारीफ करते हुए अगले कई वर्षों तक खेल महोत्सव का दावा किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के मिलन पर कहा कि केजरीवाल अखिलेश यादव से अपने द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर अखिलेश यादव से मदद मांगने आए थे। बता दें, भाजपा सांसद व लोकप्रिय भोजपुरी गायक मनोज तिवारी विपक्ष पर कभी भी हमला करने से नहीं चूकते हैं और साथ ही साथ अपने भोजपुरी गायक की बड़ाई के साथ साथ योगी व मोदी की प्रशंसा करना भी नहीं भूलते। अपने चिर परिचित गायकी अंदाज में गाकर सुनाते भी हैं। आज मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि टोटी चोरी वाली घटना की याद ताज़ा कर ये सवाल भी उठाया। अब देखना होगा कि अखिलेश ईमानदारी का साथ देते हैं या भ्रष्टाचार के साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले तो आजमगढ़ को बारंबार प्रणाम है और हमारे छोटे भाई हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद बनने पे जो खुशी किसी को भी होगी, उससे शायद 2 गुना ज़्यादा खुशी हमें है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आजमगढ़ का। और उसी के अनुरूप दिनेश जी काम कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव से मिले हैं कि हम जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाने में मदद करो। ये बड़ा मज़ेदार है कि अब अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर जो एक शब्द का आरोप लगा है, वो हम बार बार बोलना नहीं चाहते, टोटी से संबंधित है। तो सही में अब ये देखने की बारी है कि अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं या भ्रष्टाचारियों को कानून विधि से उनको सजा मिले, इसके समर्थक हैं। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि अखिलेश जी क्या करेंगे। तो हो गई बातें, वो तो देखिए, नई संसद जितने कम समय में इस देश ने बना करके दे दिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दुनिया भर की आंखें फटी हैं। और अभी तो नई संसद है। पहले जब हम और दिनेश जी और विजय जी बैठते थे तो अचानक मान लीजिए पता चला कि अरे मेरा लोकसभा अध्यक्ष मुझे टाइम दे रहे हैं और मुझे अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या रखनी है। अब हमको बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, हम उसी जगह वाईफाई से जुड़े हुए क्षेत्र की बातों को उठा सकते हैं। जहां अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ का एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, वहीं आज निरहुआ दिनेश लाल यादव इस क्षेत्र का, मुझे लगता है हमको कहने की आवश्यकता नहीं है जिस लेवल पे एक। और देखिए, दिनेश यादव बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। गायक की छवि, अभिनेता की छवि उन पे बहुत हावी है, लेकिन जो एक सुंदर इंसान की छवि है, जो एक स्वस्थ व्यक्तित्व की छवि है और जो सबका साथ सबका विकास करने वाले की छवि है, दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ का बहुत लंबे समय तक नेता बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पर लॉरी डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक मरीज ने गलत रिपोर्ट देकर और लोगों को भ्रमित करने और पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। मजूली राज की रहने वाली कमला देवी, इनके पेट में दर्द 15 दिन पहले से था। घर वाले इसकी जांच कराने के लिए सलेमपुर किसी जांच सेंटर पर जांच कराई, जिसमें पथरी होने की बात कही गई, जिसकी रिपोर्ट लेकर एक हफ्ता बाद देवरिया में लॉरी डायग्नोस्टिक सेंटर में फिर एक बार जाँच कराई, जिसमें महिला की रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। वह रिपोर्ट देकर जाने से कह दिया गया, लेकिन परिवार वालों को कुछ शक हुआ क्योंकि महिला के पेट में पहले दर्द जैसा था। वैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद भी दर्द आराम नहीं होता दिख रहा था। परिवार वाले रिपोर्ट की सत्यता जांचने के लिए सेंटर में फिर वापस गए तो लॉरी डायग्नोस्टिक सेंटर कर्मचारी व मैनेजर रिपोर्ट को वापस रख लिया और पैसे देकर जाने के लिए कह दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि जब हम लोग रिपोर्ट मांगने की लाख बार कोशिश किया तो सेंटर के सभी कर्मचारियों ने झगड़े पर उतारू हो गए और हमें धमकी देकर भगाने लगे। यहाँ पे देखिए, हम पथरी का रिपोर्ट करवाए थे जाँच दूसरी जगह तो निकला था और यहाँ पे करवाए हैं तो कुछ नहीं निकला है। यही हम पूछने आए हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ है। मान लीजिए हम पहले 1 महीना पहले करवाए थे तो हमको मान लीजिए पॉजिटिव मिला है और यहाँ पे निगेटिव कैसे है। तो ये लोग पर्ची ले गए हैं डॉक्टर के पास और क्या कहते हैं जांच का रिपोर्ट, और रिपोर्ट रख लिए, पैसा वापस कर दिए मेरा।
और बोल रहे हैं कि पैसा ले जाओ, जांच हम लोग रख लिए। और रिपोर्ट दिया तुमको? रिपोर्ट दिए थे। हाँ, तो इनके पास नया रिपोर्ट और पुराना रिपोर्ट हम लेके आए हैं। जो 1 महीने पहले हुआ था पुराना रिपोर्ट, और जो आज हुआ है इनके पास लेके आए डॉक्टर के दिखाने के बाद। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, डॉक्टर से दिखा रहे हैं, अपने अंदर ले गए और डॉक्टर से दिखाए हैं। उसके बाद अपना रिपोर्ट ये लोग रख लिए हैं और पैसा जांच का वापस कर दिए हैं। हम बोले नहीं, हमको रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट दीजिए आप लोग। तो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं जो करना है वो कर लो, रिपोर्ट नहीं देंगे। अल्ट्रासाउंड लगभग तीन अल्ट्रासाउंड तो हम पर्ची लगाए थे 1149 पे, और 317 पे हम कराएं अल्ट्रासाउंड। वहीं जब वॉइस नेशन की इस पूरे मामले पर डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक से बातचीत की गई तो प्रबंधक ने डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आज तमाम हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें, गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण के मामले में जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना दिया, जहां इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि मस्जिद के इमाम को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थल मस्जिद पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये समाज के लिए एक जहर का काम कर रहे हैं। अब से पहले सिर्फ नौजवान युवतियों को ही इस्लाम का शिकार बनाया जाता था, लेकिन अब छोटे मासूम बच्चों को भी इस तरीके से अपना शिकार बनाया जा रहा है। यहाँ की स्थिति इस समय बहुत ही खतरनाक है। भारत को हर तरीके से विदेशी ताकत तोड़ना चाहती है, यहाँ के सनातन धर्म को आघात पहुँचाना चाहती है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, पहले इन लोगों ने लालच देके गरीब लोगों को टारगेट बनाया, उसके बाद में बच्चियों को, मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म का नाम रख के बच्चियों के साथ गुमराह करते थे। अब इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर, और उसके बाद में यहाँ का मौलाना, शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हैं और नालायक लोग हैं, ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही, उसको मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहाँ पर उसके लिए उसे नमाज 5 टाइम की अदा कराई जा रही है। इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसमें संत समाज सड़कों पर आ चुका है, और इस बार हम साफ कहते हैं कि अब धर्मांतरण का खेल खत्म हुआ। अब रण नहीं संघर्ष होगा। इसमें पाकिस्तान, यूरोप सहित कई ऐसे देश हैं जो विदेशी ताकतें फंडिंग भी कर रही हैं। दुबई का भी नाम आया है। ये सभी लोग मिलके बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है भारत के अंदर, जो सनातन को समाप्त करना चाहता है, सनातन से खिलवाड़ करना चाहता है। ये नहीं जानता सनातन एक आग है। अगर ये खुल के सामने आ गई, अब संत सड़क पर आए हैं, अब एक आग सामने आई है, हम अग्नि पहन के चलते हैं। ये हम लोग को अग्नि दीक्षा पहनाने देते समय हमें हमारी जिंदगी मौत का डर नहीं है, कल मारना है आज मारो, लेकिन अब हम तब तक अपने जितना सनातन धर्म को समझा नहीं लेंगे। और आप सबके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध और करेंगे, जितने भी मंदिर हैं जो माता पिता अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए संडे को मंदिर भेजा करें। मंदिर के पुजारियों से अपील करता हूं मैं कि आप केवल वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़वाएंगे, आप पैसे नहीं चढ़वाएंगे, आपका भी कर्तव्य है कि मंदिरों में जाकर बच्चों को धर्म का ज्ञान दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। हर मंदिर में भेजिए अगर आपके माता पिता समय नहीं है, और संडे के दिन 2 घंटे माता पिता मंदिरों में जाकर अपने बच्चों के साथ उनको धर्म का शिक्षा दिलवाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर तमाम हिंदू संगठनों ने इकट्ठा होकर दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के मामले में हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में दिल्ली में साक्षी हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जहां अब हिंदू संगठन के लोग लव जिहाद को लेकर मांग कर रहे हैं कि सरकार को इसको लेकर कानून बनाना चाहिए। दिल्ली हत्याकांड को लेकर जनपद सहारनपुर में हिंदूवादी परिवार ने लव जिहाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और मांग की है कि दलित बेटी साक्षी के इतने लोगों के सामने सारेआम उसकी दर्दनाक हत्या की है। सभी नेता, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग चुप क्यों हैं? पर कोई आवाज़ उठाए या ना उठाए, हम हिंदूवादी उस दलित बेटी की आवाज़ बनेंगे। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बेटियों को नाम बदलकर बरगलाया जाता है, फिर उसका शोषण किया जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हिंदूवादी नेता चुप क्यों हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाए। आज हम हिंदू योद्धा परिवार के हिंदू योद्धा साथी जो है
राष्ट्रपति महामहिम जी को डीएम साहब सहारनपुर के माध्यम से एक जो दिल्ली में शाहबाद इलाके में जो घटना घटी है उसके संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम उनको अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं बिल्कुल निंदनीय है, इन पर रोक लगनी चाहिए। जिस प्रकार वहाँ पर 16 वर्षीय जो है साक्षी को शाहबाद डेयरी इलाके में जिहादी साहिल ने अपने लव जिहाद में फंसाकर उसकी निर्दयी से हत्या कर दी है, जिसमें 21 बार चाकू से उसको घोंपा है और साथ ही उसके सर पे और उसके मुंह पर 6 बार पत्थरों से उसको मारकर लव जिहाद का शिकार बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। इस प्रकार की घटनाएं दिल्ली समेत अन्य भारत के अन्य राज्यों में भी अधिक मात्रा में दिखाई देने को आजकल मिल रही है। मैं उन लोगों को इसको कहना चाहता हूं जो वहां से गुजर रहे थे, वो लोग बिल्कुल नामर्द नपुंसक लोग थे जो सिर्फ देख रहे थे, जाकर उस बहन की इज्जत कोई नहीं बचा पाया, उस बहन को मरने से कोई नहीं बचा पाया। सब वहां से देख रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। मैं उन नामर्दों से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि वहाँ की केजरीवाल सरकार ने उन लोगों की हड्डियों में मुफ्तखोरी का जो है लॉलीपॉप देकर उनकी हड्डियों में पानी भर दिया है, जो उनके अंदर से नामर्दी बिल्कुल अंदर भर चुकी है बहुत बुरी तरह से। इंसानियत उन लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है वो कांग्रेस की जो रानी साहिबा हैं, वो जो छाती पीट कर रोने पहुंच जाती हैं हर जगह, प्रियंका गांधी वाड्रा? कहाँ है वो टिकैत का किसान आंदोलन? कहाँ है वो टिकैत का किसान संगठन? कहाँ है वो समाजवादियों की लाल टोपी? कहाँ है वो हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय देने वाले लोग? कोई नहीं आया, कोई धरना देने नहीं आया, कोई रोने नहीं आया। सब लोग अगर वहाँ पर, क्योंकि वो दलित बेटी थी इसलिए वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम युवती होती तो सभी के सभी वहाँ पहुँच जाते, अपने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लेकर वहाँ पर पहुँच जाते, धरना देने बैठ जाते। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया क्योंकि वो हिंदू दलित बेटी थी, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं आया। मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि लव जिहाद के ऊपर कठोर से कठोर कानून बनाया जाए और सभी राज्यों में पारित किया जाए, ताकि इन नपुंसक जिहादियों को एक अच्छा कड़ा संदेश सबक मिल सके। और साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आज तक के लव जिहाद के मामले हैं वो सभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर उन लोगों को फांसी दी जाए, ताकि ऐसी हजारों हिंदू बहन बेटियों की इज्जत जो है बचाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से, जहां पर एक गरीब परिवार के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत कई बार पीड़ित परिवार अधिकारियों से कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार आज कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर अपने परिवार के सहित बैठ गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला नदीपुरा में पिता के कातिलों ने दबंगई के बल पर मृतक पुत्र और उसकी पत्नी के मकान पर कब्जा कर उन्हें बेघर कर दिया। वहीं जब पीड़ित परिवार ने कई बार शिकायत करने के बाद भी दबंग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार कलेक्ट्रेट अनशन पर बैठ गया। पिता की हत्या के मामले में नामजद दबंग पीड़ित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद अधीनस्थ अधिकारियों ने न्याय दिलाने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन खत्म कराया। हमारा दामोदर नाम हैगा, हम नदीपुरा से आ रही और ये हमारी जगह पे नहर पे हमारा मकान बनाएगा, उस पे जी कब्जा कर रहे हैं विनोद और सुरेश, और इसलिए हम और गए थे तो मारपीट कर दी है, इसलिए कब्जा काय करेंगे। और 3 साल से हमारा उस पर केस चल लिया है, तो फिर भी ये मकान पे मकान उसका प्लाट बेचती जा रहे हैं। 6 जगह बेच दिया इनने, एक जगह नहीं 6 जगह बेचा आएगा। हमने उस पर रोक भी लगाई हैगी, तो उसका दाखिल खारिज भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये रेस्टी पे रेस्टी करते जा रहे हैं। तो हमने इसलिए धरना पे बैठे हैं। क्यों कब्जा कर लिए? विनोद कर रहे हैं। क्यों कब्जा कर लिए? कब्जा इसलिए कर रहे हैं कि राजीनामा की लाजन दबा रहे हैं। किस बात का राजीनामा? राजीनामा इस बात का है, हमारे पिताजी का मर्डर कर दिया था उनके भाइयों ने, तो वे बोल रहे हैं कि तुम राजीनामा कर लो तो हम तुम्हारा मकान दे देंगे। मर्डर का केस दर्ज है? हाँ, हमारे पिताजी का केस दर्ज है। 307 302 लगी है उन पर, उनके राजेश और जितेंद्र पर लगी है। तो फिर भी वे इस पर दबाव कर रहे हैं कि तुम हमारा जो राजीनामा कर दो तो हम तुम्हारा प्लाट मकान दे देंगे। और पुलिस प्रशासन हमारी सुन नहीं रही है। हम 4 दिन से चक्कर भी लगा रहे, पुलिस जाती हो भी भग जाते हैं। और काम लगाएगा, रात में हम काम बंद करवाए थे, रात में काम चालू हो जाता, दिन का काम बंद हो रहा है। कहाँ बैठे हैं धरने पे? धरने पे इधर कलेक्ट्रेट में आए हैं हम बैठने के लिए। अधिकारियों ने सुनी आपकी बात? हाँ, हमारी अधिकारी ने नहीं सुनी, हम इसलिए बैठ हुए आएंगे। हमारी सुनाई होए इतनी तरह से हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लोनी गाजियाबाद से है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए मरीजों ने विभाग में मौजूद डॉक्टरों पर
रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में सख्त निर्देशों के बाद भी विभागों में काम के बदले वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। मामला गाजियाबाद के लोनी स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर इलाज कराने आए लोगों ने विभाग के मौजूदा डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पर इलाज कराने आने वाले मरीजों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है, चाहे वो डिलीवरी के दौरान ली जाने वाली सुविधा शुल्क का मामला हो या इमरजेंसी में इलाज कराने आए लोगों से शुल्क वसूलने का मामला हो या पंजीकरण शुल्क हो, जिसमें 1 रुपए की जगह 5 रुपए लेने का मामला सामने आया है। वहीं लोनी स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का यह खेल सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से कतरा रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद लोनी आकर जनता के सामने एक भी टिकिया बाहर से न लेने की बात कहकर गए थे। अब बड़ा सवाल ये है कि लोनी की जनता बाहर से दवाई लेगी, नहीं स्वास्थ्य केंद्र से मिलेगी, नहीं तो जनता आखिर कहां जाए। साथ ही आपको बता दें कि इलाज करवाने आई महिला के पति और अपने आप को संविदा कर्मी डॉक्टर बताकर अपना संपर्क सूत्र देकर बाहर जांच के लिए भेजा गया। वही महिला के पति के द्वारा विरोध करने पर सीएससी लोनी में मचा हड़कंप। सीएससी लोनी प्रभारी द्वारा पीड़ी से तहरीर ले गई है और प्रभारी ने उचित जांच के निर्देश दिए हैं। सर मैं अभी 3 दिन से मतलब डेली यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आज जो है मैडम ने वहाँ पे नंबर लगाया, तो मैडम ने देखा मेरी वाइफ को, वो प्रेग्नेंट है ना, तो उन्होंने एक जांच लिख के दी थी ये वाली। अब मैं जैसे ही उन्होंने कहा कि आप रूम नंबर 13 पे चले जाओ और ऊपर से टोकन लेके नीचे जांच करा लेना। अब मैं जैसे ही ऊपर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अंदर बुलाया, कह रहे अंदर आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जांच तो यहीं पे हो जाएगी आपकी, लेकिन ये वाली आपको बाहर से करानी पड़ेगी। मैं कहा बाहर से कहाँ से? कह रहे, मैंने कहा उनसे कि गुप्ता, मैं अल्ट्रासाउंड करा के लाया था कल के गुप्ता वाले से, तो मैंने कहा गुप्ता वाले से करा लेंगे हम। कह रहे नहीं, वो 600 रुपये लेगा, आप यहीं पास में है उसके पास जाना, वो 500 रुपये में करेगा। फिर मुझे ऊपर लेके गए इधर से, कह रहे मैं तुम्हें बिल्डिंग दिखाता हूँ कहाँ पे है वो, तुम वहीं पे चले जाना। मुझे लेके गए उधर से, दुकान दिखाई, कह रहे इस वाली बिल्डिंग में दुकान है जीके पैथोलॉजी लैब के नाम से, वहाँ जाना, वहाँ 500 रुपये में हो जाएगा आपका वो। अच्छा, और फिर आप एक नंबर भी लेकर घूम रहे थे पर्ची पे? हाँ, और फिर सर उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और बोले कि उनके पास जाना और मेरी बात करा देना उनसे, वो सही से कर देगा। क्या नाम है उनका पता है जिसने आपको ऐसा? बिहारी ठाकुर। बिहारी ठाकुर जी। तो आप क्या मांग करेंगे? और मुझे उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे जैसे नीचे लेके आए तो पूछा आपके साथ कोई आशा तो नहीं है? मैंने कहा आशा क्या होता है सर? उन्होंने बताया कि मतलब कोई स्वास्थ्य कर्मचारी तो नहीं है आपके साथ। तो फिर मैं जब सोमवार वाले दिन यहाँ आया था तो यहाँ पे भी सर मैंने 1 रुपए का पर्चा है, उन्होंने मुझसे 4 रुपए लिए थे इसके, ये पर्चा बनाने। 4 रुपए आपसे फालतू मांगे गए, आपने विरोध नहीं किया उस दौरान? वो कह रहे हैं कि खुले नहीं है हमारे पास, आप खुले करा के लेके आओ। अच्छा, अभी आपने सीएससी अधीक्षक को शिकायत पत्र भी दिया है, जी सर। शिकायत पत्र में क्या कुछ लिखा है? उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं कि मैं जो मैडम ने टेस्ट लिख के दिए कि एक जांच तो आपकी यहीं पे हो जाएगी, दूसरी आपकी बाहर से करानी पड़ेगी, और उन्होंने मुझे अपना नंबर लिख के दिया था, मैंने वो भी उसमें मेंशन करा, और फिर कहा दुकान दिखाई थी, वो भी बताया कि किस दुकान से। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने बताया कि मतलब जैसे ही उच्च अधिकारी का कोई भी निर्देश आता है उसके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करनी शुरू करेंगे। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो सर अब पूछताछ की करेंगे, मतलब या तो किसी और से पूछेंगे, फिर जैसे वो बड़े बताएंगे उस हिसाब से। क्या आपने अभी किसी बड़े क्षेत्र अधिकारी या फिर नेता को सूचना दी इस प्रकरण की? नहीं सर, मैं फिर अपने जो हमारे सभासद है मैं उनसे बात करूंगा, फिर उनके पास ये मामला लेके जाऊंगा। देखिए, मेरे पास अभी एक शिकायत आई है, ठीक है, और इसे मैं संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करी जाएगी इस पर, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सही से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।